प्लाट्स बेचते हैं, जहाँ उस पर कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने सर्विसेज में प्रोवाइड की है उतनी कम से कम इनको वहाँ पर देनी चाहिए। ये हमारा उसके अंदर पॉइंट है, क्योंकि वो शहर के अंदर ऐसी एस्टेब्लिशमेंट में वो इस काबिल नहीं है अभी कि वो इसको खरीद सकें, और इससे एक बहुत बड़ा तबका जो है उसका उसमें फ़ायदा हो सकता है। लास्ट पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि इन सब चीज़ों को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने 1950s में ही अगेन एक बोर्ड बनाया था जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर रूल में वो गवर्नर हो जाते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं। लेकिन उसका जो हेड है वो वाइस चेयरमैन होता है, और उसका एक ऑफिस बना है, उसमें ऑफिस सेक्रेटरी हैं उसके, और बाकी स्टाफ वहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन जो बोर्ड है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ सरकारी मेंबर्स भी हैं और कुछ प्राइवेट मेंबर्स भी हैं, जो लोगों के नुमाइंदे उसके अंदर आते हैं, वो बोर्ड अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये इशू शायद हमारे नोटिस में भी नहीं आते, जहाँ हम इसके ऊपर बात नहीं करते। अगर ये जो आपका शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड बना होता, ये उनकी कारकर्दगी है, ये उनके दायरे इख्तियार में है कि वो इसके ऊपर इन लोगों से रिपोर्टिंग लें। इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, बाकी महकमे भी हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। तो आज मेरी ये भी एक दरख्वास्त है कि जो वाइस चेयरमैन की पोस्ट है उसको भरा जाए, ताकि ये जो इश्यूज़ कुछ हैं जो कि उधर उधर जाते हैं वो उनके पास आएँ। हमारा भी मैंडेट है, ये जो हमारा भारत दलित सस्ते अकेडमी है, इसका भी मैंडेट जो है, क्योंकि आज आपने जल्दी कहा कि इसमें वो हमारे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको सिर्फ एक आधी लाइन जो थी उसकी आपको पढ़ के मॉनिटर किया जाए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और मॉनिटरिंग के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे पहले एक सिस्टम हुआ करता था वो ऐसा होना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर इसकी मॉनिटरिंग हो, ताकि अकाउंटेबिलिटी बने और ये लोगों को जो इनका हक है वो मिले। वरना क्या होता है कि कभी इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी इधर धरना, कभी कोर्ट में जाना, कभी उधर जाना, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना, वो सिलसिला इनका ख़त्म हो जाए ताकि उनका वक्त बचे और उनके पैसे बचें। जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि साहब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, वो सब आप आई एम श्योर कि आप लोगों ने उसके ऊपर कभी काम किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं चाहूँगा आप उसके ऊपर काम करें कि ये जो जम्मू प्रोविंस में पर्टिकुलरली जब ये एक इवैक्यूज प्रॉपर्टी होती है कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, उनकी ज़मीनें यहाँ पर बच गई, उनके मकान यहाँ पर कुछ रह गए, वो मकान और ज़मीन लोकल अलाटीज़ को मिली। लोकल अलाटीज़ का मेरा मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट नहीं है, बल्कि हर जाति के लोग थे जिन्होंने उस ज़मीन को उस वक्त उसकी अलाटमेंट हुई। ये 50s के दौरान की बात है, 1950s के दौरान की बात है। और वही लैंड बाद में जो उन्होंने जब इन कुछ लोगों ने, लोकल अलाटीज़ ने उसको डेवलप किया, तो बाद में जो रिफ्यूजीज़ आए हमारे, वो भी हमारे भाई बहन थे, कुछ POK से आए, कुछ हमारे शम्प जोड़ियाँ से आए, कुछ 65 में आए, कोई 1971 में आए। तो वो ज़मीन उनको कुछ तो ये उनको दे दी गई जो इनके पास थी, कुछ ज़मीन इनको अलग से दे दी गई। मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं, बहुत अच्छा, हमारे भाई बहन जैसे मैंने पहले कहा उनको रिहेबिलिटेट करना था। लेकिन हुआ क्या है, आस्ता आस्ता गवर्नमेंट ने तरह तरह के कानून बनाते बनाते जो रिफ्यूजीज आते गए उनको उस ज़मीन के मालकाना हक मिलते गए। आस्ता आस्ता पहले उनको एक ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स राइट दिए, फिर उनको जो है उसको मालकाना हक दिए। लेकिन जो लोकल अलाटीज़ हैं जिसमें हर किस्म के लोग शामिल हैं, खाली शेड्यूल कास्ट नहीं, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, जिसमें यहाँ के जट जो लोकल जट हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, जहाँ और राजपूत हैं, कोई सिख हैं, ये दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं इनको उसके ऊपर कोई मालकाना हक नहीं मिला। मालकाना हक ना मिलने की वजह से आप समझ सकते हैं, ना तो ये ज़मीन को मार्गेज कर सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना उसको एलिनेट कर सकते हैं और ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ तक उसके ऊपर कंडीशन है कि इसके ऊपर वो इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते, ना इसके ऊपर कोई उसकी जो किस्म है ज़मीन की वो भी नहीं बदल सकते। उसके ऊपर मैंने